वाणिज्य, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी। और आज हम जो चैप्टर इस वीडियो में देखेंगे वो हमारा चैप्टर है आपके अकाउंटेंसी की बुक से पार्ट 1, एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1। और चैप्टर हमारा जो है चैप्टर 2, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, साझेदारी लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। चैप्टर 2 है आपके पार्ट 1 अकाउंटेंसी की बुक से। बुक आप देख सकते हैं, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो इस साझेदारी जो पार्टनरशिप का चैप्टर है उस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम उसके थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, फिर इसके पश्चात हम उसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में जाएंगे। तो पहले आज हम साझेदारी को समझते हैं कि साझेदारी क्या होती है और इसके नियमावली जो है उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो क्लास 11th बिजनेस स्टडी में आपने बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर 2, क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, इस चैप्टर में आपने जो व्यवसाय के स्वरूप मतलब जो व्यवसाय के अलग अलग रूप है उनके विषय में आपने वहाँ पर अध्ययन किया है। उस चैप्टर में आपको साझेदारी के विषय में, कंपनी के विषय में, एकांकी व्यापार के विषय में विस्तार से समझाया गया है। तो आइए हम साझेदारी के अर्थ को समझते हैं। तो क्या है कि पुराने समय में जब हम, क्योंकि जिस तरह विकास होता गया, जैसे आगे आगे विकास होता गया वैसे ही हमारा व्यापार का जो स्वरूप था वो बदलता गया। अगर हम पुराने समय की बात करें, प्राचीन काल में, तो अधिकतर एकांकी व्यापार प्रचलित था। लोग एकांकी व्यापार अधिकतर करते थे। उस समय साझेदारी या कंपनी उस तरह के व्यवसाय नहीं थे। अधिकतर एकांकी व्यापार ही आपको देखने को प्राचीन काल में मिलती। तो एकांकी व्यापार में क्या होता है? एकांकी व्यापार में एकल स्वामित्व, मतलब कि एक ही व्यक्ति मालिक होता है उस तरह के व्यापार में। आज भी आप देखेंगे रिटेलर में आपके आसपास में देखने को इस तरह के व्यवसाय मिल जाएंगे जहां पर एकल स्वामित्व वाले व्यापार। ठीक है। अब इस तरह के व्यवसाय में क्या होता है? सीमित पूंजी, क्योंकि एक मालिक है तो जितनी उसके पास पूंजी होगी उतनी ही पूंजी वो क्या करेगा? अपने व्यवसाय में लगा पाएगा। तो पूंजी क्या हो गई? सीमित हो गई। असीमित दायित्व कहने का अर्थ है कि अकेला मालिक है तो व्यापार का जितना भी दायित्व होगा वो पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? जो स्वामी है वही पूरा का पूरा वहन करेगा। तो यहाँ पर उसका दायित्व, एकल व्यापार का दायित्व क्या हो गया? असीमित हो गया। मतलब जितने भी उसके ऋण है, उधार है, उन पूरा का निपटारा कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस अकेले स्वामी की बनती है। उसी तरह सीमित कार्यकुशलता, मतलब कि अकेला मालिक है तो जितने उसके पास कार्यकुशलता होगी वो उतनी ही कार्यकुशलता अपने व्यापार में लगा पाएगा, इसलिए सीमित कार्यकुशलता। तो ये आप देखेंगे एकांकी व्यापार में इस तरह के बातें थी। अब इन दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म होता है। जिस तरह विकास होता गया हमारे व्यवसाय का भी स्वरूप बदलता गया। तो एकांकी व्यापार के पश्चात आता है साझेदारी। अब साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति मिलकर इस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति लगेंगे इस तरह के व्यवसाय में, साझेदारी में। तो कम से कम दो व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति मिलकर इस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। अब ये व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो इनके बीच में समझौते होते हैं। व्यवसाय चलाने के इनके बीच में समझौते होते हैं। अब समझौते किस विषय पर होते हैं? लाभ, इस व्यवसाय से जो साझेदारी फर्म है उससे जो लाभ होगा या हानि होगी उसका बंटवारा, उसके बंटवारे के लिए समझौता। ठीक है। पूंजी पर ब्याज,
मतलब पूंजी लगाएंगे और साझेदारों को उस पर पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त होता है, तो पूंजी पर ब्याज के लिए समझौता। अगर कोई साझेदार वेतन प्राप्त करना चाहता है, अगर इन्होंने समझौता कर लिया कि किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा, तो वेतन के लिए समझौता। और भी बहुत सारी बातों के लिए आप इनमें आपस में समझौते होते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हों और उस साझेदारी या फर्म में क्या करें, वो पूंजी लगाएं, अनुभव लगाएं तथा फर्म को लगाते हैं और लाभ अथवा हानि को विभाजन करने के लिए आपस में समझौते करते हैं, तो इस तरह के व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। आपने 11th जो आपका 11th का व्यवसाय अध्ययन का बुक है उसमें आपने साझेदारी के विषय में पढ़ा हुआ है, वहां पर थियोरटिकल पार्ट जो है इस बुक में आपका पूरा कवर किया हुआ है। आपने 11th में पढ़ा था, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है, साझेदारों के संबंध में यह कहावत खरी उतरती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एकांकी व्यवसाय के दोषों व कमियों को दूर करने के लिए सैन्य सैन्य साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल में आवश्यकता के आधार पर एकांकी व्यापार उपयुक्त था, मतलब प्राचीन काल में आवश्यकताएं कम थी, लोग कम थे, पुराने समय में जनसंख्या कम थी, तो उनकी आवश्यकताएं भी कम थी। अपनी आवश्यकताओं को वो अपने से ही यानी निर्माण कर, अपने वस्तुओं खुद ही से ही निर्माण कर लेते थे। आवश्यकताओं के आधार पर एकांकी व्यापार उपयुक्त था, किंतु एकांकी व्यापार में सीमित पूंजी, कम पूंजी, मतलब पूंजी जो लगती थी वो सीमित मात्रा में लगती थी, सीमित प्रबंध, योग्यता एवं जोखिम न लेना जैसे कारकों ने एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर व्यापार करने को मजबूर किया। इस प्रकार 2 से 4, 4 से 8 लोग मिलकर व्यापार करने से अधिक लाभ व समस्याओं का निराकरण होने लगा, जिससे साझेदारी व्यवसाय को दिनों दिन महत्व मिलता गया। ठीक है, तो आप ये 11th के बुक में इस पर डीपली पूरा आप वहां पर जाकर उस बुक में पूरा डीपली इसके विषय में देख सकते हैं। आज भी मैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि साझेदारी क्या होती है। कम से कम 2 व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति मिलकर इस तरह के व्यवसाय साझेदारी को चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, समझौते होते हैं, क्योंकि समझौते से ही क्या होता है, साझेदारी का जन्म होता है। समझौता करेंगे तभी साझेदारी करेंगे, तो उनके लिए समझौता भी आवश्यक है। ठीक है, तो हम साझेदारी के अर्थ को हमने समझा। अब उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि साझेदारी की विशेषता क्या है, चरित्र क्या है इसके। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक साझेदार, इस तरह के व्यवसाय में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक साझेदार होते हैं। कम से कम 2 व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति ही सदस्य हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं इस तरह के व्यवसाय में। और यदि बैंकिंग कंपनी है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग कंपनी की दशा में ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्ति ही मालिक हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। बैंकिंग कंपनी की दशा में ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्ति ही सदस्य हो सकते हैं। फिर लिखा है समझौता या अनुबंध, इनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है। अब ये समझौता क्या होता है, ये समझौता लिखित या मौखिक, मतलब जो आपसी लोग समझौता कर रहे हैं व्यवसाय में, साझेदारी में, वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। अनिवार्य नहीं है कि लिखित ही हो। ठीक है, लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो समझौते होते हैं उसको हम कहते हैं साझेदारी संलेख। जो इनके बीच में लिखित समझौते होते हैं उनको क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख कहा जाता है। दोनों ही वैध है, चाहे लिखित समझौता कर लें या मौखिक समझौता कर लें, दोनों ही वैध है। ठीक है, मगर लिखित समझौता कर लेते हैं तो क्या होता है, लिखित समझौता करने से जो आगे चलकर भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो उन विवादों से फिर निपटारे में सहूलियत मिलती है। इसलिए जो कहा गया है कि लिखित समझौता इनको अगर ये कर लेते तो इनको सुविधा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि लिखित समझौता करने से साक्ष्य
यानी साक्ष्य के रूप में हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये समझौता किया है। मौखिक में क्या होता है कि इन्होंने मौखिक समझौता किया है, तो वहां पर अगर फिर वहां पर विवेक विवेक जो है वो काम करे। अगर उसमें सहमत है तो फिर ठीक है, नहीं सहमत होता तो वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है, फिर उस विवाद से निपटना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए अधिकतर कहा गया कि लिखित समझौता ही करना चाहिए। तो समझौता इनके बीच में है, समझौता इनके बीच में लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। मगर लिखित समझौता कर लेंगे तो वो हितकर होगा, इनके लिए अधिक हितकर होगा। ठीक है, तो विशेषता में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति, इनके बीच में क्या होता है, समझौता या अनुबंध होता है। समझौता लिखित हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। लिखित समझौते को हम साझेदारी संलेख बोलते हैं। अभी मैं आगे साझेदारी संलेख में बताऊंगा कि साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। फिर लिखता है व्यवसाय। विशेषता में लिखा है व्यवसाय। इनका व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, मतलब कानून की दृष्टि में सही होना चाहिए, कानूनी रूप से सही व्यवसाय होना चाहिए। फिर लिखा है असीमित दायित्व। आप देखेंगे एकांकी व्यापार में भी असीमित दायित्व था, इसमें भी असीमित दायित्व है। क्या होता है कि असीमित दायित्व का क्या अर्थ है कि इनका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। ठीक है, जब व्यवसाय चलती है तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे हमारे दायित्व बनते हैं। जैसे अगर ऋण ले लिया तो ऋण क्या है, एक दायित्व है। ठीक है, लेनदार और भी कोई व्यक्ति जिनको पैसा देना है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, दायित्व हो जाते हैं। अब जब मान लीजिए कि ये फर्म कभी बंद होने वाली रहेगी, फर्म बंद होने वाले रहेगी तो क्या करना होगा, इनका जो जो हमारे दायित्व हैं, जो भी पैसा देना, उनको क्या करना होगा, पैसा इनका वापस करना होगा। तो इसके सदस्य जो हैं, जब तक इनका पैसा चुकता ना हो जाए तब तक अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 4 सदस्य हैं तो ये देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी का क्या होगा, वहां पास दायित्व बराबर बराबर बनेगा। जब तक वो वहां पास सभी लोगों का पैसा नहीं देते तब तक वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो पाएंगे। चाहे उनकी जो घरेलू पर्सनल संपत्ति है उनको चाहे क्यों ना बेचना पड़ जाए। तो असीमित दायित्व देखिएगा, कानूनी रूप से यदि हम देखें, मतलब कानून की नजर से हम देखें तो साझेदारी व्यवसाय का अपने सदस्य से अलग अस्तित्व नहीं होता। मतलब साझेदारों का अपने व्यवसाय से अलग अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, साझेदार और व्यवसाय दोनों को एक माना जाता है। जबकि हमने पढ़ा है कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का एक अलग अस्तित्व होता है, वो उसका खुद का अलग एंटिटी होता है, एक अलग अस्तित्व होता है अपने मालिक से। मगर साझेदारी में वही है कि जब हम कानूनी रूप से देखें तो कानूनी रूप से साझेदार और व्यवसाय दोनों क्या है, एक हैं। और अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट्स देखें, लेखा की दृष्टि से देखें, तो फिर क्या है, वहां पर साझेदारी जो है, व्यवसाय जो है वो अपने मालिक से उसका अलग अस्तित्व होता है। केवल अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, मतलब लेखा लिखने के अनुसार यदि लेखांकीय रूप से देखें तो साझेदारी व्यवसाय का क्या है, अपने मालिक से अलग अस्तित्व है। मगर कानूनी रूप से क्या है कि साझेदारी और व्यवसाय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। साझेदार ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने अपना पूरा पैसा, अपना पूंजी पूरा लगा दिया, जहां तक मेरे को पूंजी लगाना था मैंने लगा दिया, अब मैं कुछ पैसा नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो चुकता नहीं कर देता अपने दायित्वों का, जब तक अपने दायित्वों का सभी का चुकता नहीं कर देता तब तक वो अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। इसलिए साझेदारी में क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। फिर लिखा है सदस्यता की पात्रता। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। साझेदारी में क्या होता है, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। ठीक है, और ये साझेदार कैसे होंगे, ये साझेदार जो हैं, ठीक है, जो ये साझेदार होंगे, जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों में क्या होना चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि कोई अवयस्क व्यक्ति, मतलब 18 साल से नीचे का, कोई पागल व्यक्ति या कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर विशेषताओं को देखा। ये साझेदारी की विशेषताएं हैं, 2 या 2 से अधिक साझेदार, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति। और ये सदस्य कैसे होंगे, ये सदस्यों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए,
कोई अवयस्क मतलब 18 साल से नीचे का व्यक्ति या पागल व्यक्ति या कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति साझेदार का सदस्य नहीं बन सकता, साझेदार नहीं बन सकता। कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कहने का अर्थ है दिवालिया। यदि कोर्ट ने किसी को दिवालिया घोषित कर दिया है, कोर्ट ने किसी को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो फिर वो क्या हो गया, कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसको कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, कंगाल घोषित कर दिया, तो वो व्यक्ति फिर दिवालिया व्यक्ति जो है वो साझेदार नहीं बन सकता किसी फर्म में। ठीक है, तो हमने इसकी विशेषताओं को देखा, ये साझेदारी का अर्थ था, और उसके बाद उसके पश्चात हमने उसकी विशेषताओं को देखा। अब हम आगे और भी इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो आगे लिखा है साझेदारों के अधिकार। साझेदार के अधिकार क्या क्या होते हैं? तो जो इसके सदस्य होंगे, मतलब साझेदारी में जो मालिक बनेंगे, उनके अधिकार क्या है? संचालन में भाग लेने का। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार है। निरीक्षण करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण करने का अधिकार है। सलाह देने का अधिकार। फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार है। लाभ में हिस्सा। प्रत्येक साझेदार को फर्म में लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है। संयुक्त स्वामी। प्रत्येक साझेदार को फर्म की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व होता है। स्वामी क्योंकि साझेदार हैं, पूंजी लगाएंगे, मालिक बनेंगे, तो जितनी भी संपत्तियां हैं संयुक्त रूप से उसके वो क्या होंगे? स्वामी होंगे। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। ऋण पर यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त उस फर्म में क्या किया है? ऋण दिया, उधार दिया हुआ है, ठीक है, तो उस उधार पर, उस ऋण पर उसको क्या पाने का अधिकार है? ब्याज पाने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋण पर 6%, 60 लिखा हुआ है, ठीक ना, 6% होगा, 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसको 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। वो चाहे तो समझौता, अगर ऋण पर ब्याज के लिए यदि उन्होंने समझौता किया है तो समझौते के अनुसार उनको ब्याज प्राप्त होगा। यदि उस ऋण पर ब्याज के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है तो फिर वहां पर साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उनको ब्याज दिया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि यदि साझेदार लोग कुछ चीज़ों पर समझौता नहीं करते हैं तो वहां पर फिर 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 लगने लगता है और वहां पर क्या क्या उनको दिया जाएगा हम आगे समझेंगे। फिर लिखा है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, मतलब कि सेवानिवृत्त होने का, रिटायरमेंट होने का भी उनको अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति या साझेदार संलेख के प्रावधानों के अनुसार अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। आपात स्थिति में, आपातकाल में प्रत्येक साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। और नए साझेदार के प्रवेश पर रोक, मतलब कि कोई नया साझेदार यदि व्यवसाय में आना चाहता है तो उस पर रोक लगाने का भी उनको अधिकार है। साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार है। यानी कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहां पर सभी जो बाकी के पुराने साझेदार उनकी सहमति होना अनिवार्य है। जब पूरे सहमत होते हैं तभी कोई नए साझेदार को प्रवेश में लिया जाता है। अब आगे बोलता है कि साझेदार बनने की योग्यता, जो मैं बातें बता रहा था कि साझेदार कौन बन सकता है। साझेदारी संलेख के अनुसार पार्टनरशिप डीड जो है, जो इनके बीच में समझौता होगा, साझेदारी संलेख के अनुसार फर्म बनाई जाती है एवं साझेदारी संलेख एक ठहराव है, क्योंकि जितने भी समझौते होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं। तो साझेदारी संलेख क्या है? एक ठहराव है, अनुबंध है, ठहराव किया, समझौता किया आपने। जिस व्यक्ति में अनुबंध की क्षमता योग्यता होती है वह फर्म का साझेदार बन सकता है। जिसमें अनुबंध करने की क्षमता है, ठहराव करने की क्षमता है, वो क्या बन सकता है? साझेदार बन सकता है। ठीक है, लिखा है जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है अर्थात वह वयस्क है। जो व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र का है वो क्या है? वयस्क है, वो साझेदार बन सकता है। कहने का अर्थ जो 18 साल से कम के हैं वो सदस्य नहीं बन सकते। फिर लिखा है वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब जो सदस्य बनेंगे वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल नहीं हो, मंद बुद्धि के व्यक्ति नहीं हो, मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। फिर लिखा है वह व्यक्ति जिसे राज नियम के अंतर्गत अनुबंध ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया, कानून के द्वारा जो अयोग्य घोषित नहीं किया गया है वो क्या हो सकते हैं?
ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो साझेदार बन सकते हैं। बाकी के इनके विपरीत जो होंगे 18 साल से कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, पागल व्यक्ति, ठीक है, जो मानसिक रूप से कमजोर है वो नहीं बन सकता, ठीक ना, और जो कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया वो साझेदार नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं साझेदारी संलेख के विषय में कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख से आशय, साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का, साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह समझौते लिखित या मौखिक हो सकते हैं। बता रहा है कि साझेदारी का जन्म जो है वो ठहराव से ही होता है, अनुबंध से ही होता है। और ये ठहराव क्या हो सकते हैं, ये समझौते क्या होते हैं, लिखित हो सकते हैं या मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन लिखित समझौते ही श्रेष्ठ माना जाता है। बता रहा है कि लिखित समझौता जो है इसको श्रेष्ठ माना जाता है, अनिवार्य नहीं है मगर करवाने से ठीक रहता है, हितकर रहता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि साझेदारी संलेख का पार्टनरशिप डीड का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें साझेदारी संलेख में किन बातों का जिक्र होता है। साझेदारी संलेख में की प्रमुख बातें, साझेदारी संलेख में प्राय निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होता है। फर्म का नाम, मतलब कि इसमें जो व्यापार है, जो व्यापार प्रारंभ किया गया है उसका इसमें नाम होगा फर्म का नाम रखने के लिए, किंतु वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, कि व्यापार स्थानीय होगा, प्रांतीय होगा या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, छोटे स्तर का होगा, लोकल एरिया का होगा, या स्टेट लेवल का होगा, या नेशनल लेवल का होगा, या इंटरनेशनल लेवल का होगा। फिर लिखा है साझेदारों के नाम व पते, इसमें क्या होंगे, साझेदारी संलेख में जो इसके सदस्य हैं उनके नाम व पते होंगे। फिर लिखा है साझेदारों की पूंजी, इसमें जो प्रत्येक साझेदार जो है पूंजी लगाई जाएगी उसका भी उल्लेख होता है। प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। फिर लिखा है साझेदारी की अवधि, मतलब कि ये जो साझेदारी व्यवसाय जो चल रहा है उसकी अवधि कितने समय के लिए है। ये साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी। फिर लिखा है नए साझेदारों का प्रवेश, इसमें अगर नए साझेदार को प्रवेश लेना चाहती है साझेदारी तो उसमें उसका उल्लेख करना होगा कि नए साझेदारों का प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो किन किन शर्तों के अधीन, अर्थात कितनी पूंजी लाएगा, क्या कार्य करेगा, उसको लाभ का कितना अंश दिया जाएगा, आदि बातों का उल्लेख होता है। किस तरह का व्यवसाय करेगी फर्म, किस प्रकार का, तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात थोक व्यापार करेगी या फुटकर व्यापार, आदि बातों पर निर्णय कर लेना चाहिए। फिर लिखा है पूंजी पर ब्याज। अब देखिएगा क्योंकि सवाल हमको यहीं पर से देगा, पूंजी पर ब्याज। आप देखेंगे इसके सवाल को, आपको सवालों में आपको पूंजी का ब्याज का जिक्र रहेगा, आहरण का जिक्र रहेगा, उस पर ब्याज का जिक्र रहेगा, तो हमको इन बातों को समझना होगा। लाभ का विभाजन, वेतन और कमीशन, इन बातों का ही सवाल आपको देगा। तो आप देखेंगे यदि साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है उस पर यदि वो ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने समझौता किया है तो उस समझौते को भी इसमें लिखना होता है। तो साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, और यदि दिया जाएगा तो किस दर से, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। फिर लिखा आहरण एवं उस पर ब्याज। फर्म में नए साझेदार रुपया निकाल सकता है या नहीं, और यदि निकाल सकता है तो कितना और कब, रुपया निकालने की स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी। फिर लिखा लाभ हानि का विभाजन। फर्म में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में या अन्य किसी अनुपात में होगा। हम सवाल के माध्यम से इन बातों को समझेंगे, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि किन किन बातों का जिक्र होता है। फिर लिखा वेतन एवं कमीशन, किस साझेदार को कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा। साधारणतः सक्रिय साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है। कह रहा है कि वेतन और कमीशन कितना दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि
जो साझेदार व्यवसाय में सक्रिय रहते हैं, मतलब काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सभी साझेदार या उनमें से कोई एक सबके द्वारा, मतलब यदि सब साझेदार सहमत हो जाए कि हाँ फलाना व्यक्ति क्या करेगा, हमारे बदले में व्यवसाय को देख रेख करेगा, तो जो वहां पर काम कर रहा है सक्रिय रूप से साझेदार है, उसको क्या किया जाता है, वेतन या कमीशन दिया जाता है। फिर लिखा है साझेदार का ऋण। यदि साझेदार ने आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म में ऋण ले सकता है कि नहीं, ऋण लेने की दशा में ऋण की सीमा क्या होगी, अवधि कितनी होगी और उस पर ब्याज की दर क्या होगी। फर्म द्वारा ऋण, आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारी से ऋण ले सकती है। बता रहा है कि यहाँ पास कोई साझेदार यदि व्यवसाय से ऋण लेना चाहे तो इस बात का भी जिक्र करना होगा, और यदि व्यवसाय किसी साझेदार से ऋण लेना चाह रही है तो उसका भी वहां पर उसको समझौता करना होगा कि आवश्यकता पड़ने पर साझेदार से कितना ऋण लिया जा सकता है, कितने समय के लिया जा सकता है, और उस ऋण पर ब्याज दर क्या होगी। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, फर्म में किसी व्यक्ति को शामिल करने या उसकी निवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, एवं जाने वाले साझेदार का हिसाब किस तरह चुकता किया जाएगा। फिर साझेदारी का समापन, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का समापन हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु अथवा पागल या दिवालिया होने की दशा में फर्म चलेगी या नहीं, मतलब कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन सी दशा है जिसमें हम साझेदारी फर्म को बंद करेंगे, और यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है, पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तब वहां पर फर्म बंद होगा कि चलेगा, इस बात का भी समझौता साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। तो ये हमने देखा साझेदारी संलेख में इन बातों का जिक्र होता, समावेश होता है, वहां पर इन बातों को लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में। अब हम देखते हैं कि यदि हमने किसी बिंदु पर कोई समझौता नहीं किया या साझेदारी संलेख हमने नहीं बनाया, ठीक है, किसी बिंदु पर हमने जैसे पूंजी पर ब्याज का हमने कोई समझौता नहीं किया, या वेतन के विषय में हमने कोई समझौता नहीं किया, या साझेदारी संलेख ही नहीं बनाया, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है। तो लिखा है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तब क्या होगा, जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो, मतलब कि इन्होंने क्या किया, कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में वर्णित प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नानुसार है। किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर यदि आपने समझौता नहीं किया या साझेदारी संलेख नहीं बनाया, तब वहां पर क्या होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम की जो नियमावली है, जो धाराएं हैं, वो उस बिंदु पर लागू होने लगेंगी। देखिएगा, जैसे व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार, इस पर यदि कोई समझौता नहीं किया तब क्या होगा, सभी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। मतलब वहां पर ये नहीं बताया गया कि सभी साझेदार व्यवसाय का संचालन करेंगे या उनके द्वारा किसी एक को नियुक्त कर दिया जाए या कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाए कि ये लोग व्यापार का संचालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया है तब क्या होगा, सभी साझेदार व्यवसाय का संचालन करेंगे। फिर लिखा है कर्तव्यों को पूरा करना, प्रत्येक साझेदार की व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मत प्रकट करने का अधिकार, व्यवसाय में किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा। मत प्रकट करने का अधिकार मतलब अपना मत देने का अधिकार, यदि उन्होंने इस पर कोई समझौता नहीं किया है तो क्या होगा कि यदि कोई मतभेद होता है तब वहां पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो सभी साझेदारों की अनुमति से किया जाएगा। फिर लिखा हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण, हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी सदस्यों को होगा। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा यहाँ से कुछ मेन पॉइंट्स आता है जिनको हमको सवाल में देखने को मिलेगा।
बिना पारिश्रमिक के कार्य। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। यदि साझेदार क्या कर रहा है, व्यवसाय का संचालन कर रहा है, ठीक है, तो वो संचालन कर रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, उसको चला रहा है, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझको वेतन दीजिए। अगर इन्होंने समझौता कर लिया वेतन के लिए कि फलाना ये जो है वो क्या कर रहा है, व्यवसाय का संचालन मतलब देख रेख कर रहा है, हमारे बदले में हमने इसको नियुक्त कर दिया है, अगर हम इसको वेतन देना चाहें समझौता कर लेंगे तो ठीक है, वेतन देने का समझौता कर लिया तो ठीक है। यदि समझौता नहीं किया कि ए को वेतन दिया जाएगा और वे क्या कर रहा है, संचालन देख रहा है, यानी व्यवसाय को देख रहा है, और वो कहेगा कि नहीं मुझको वेतन दिया जाना चाहिए, तब उसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहती है कि बिना पारिश्रमिक के कार्य, मतलब कि सदस्य जो है, मालिक जो है, वो बिना पारिश्रमिक के कार्य करेगा। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। फिर लिखा लाभ हानि का विभाजन। यदि साझेदारों ने लाभ हानि बांटने का अनुपात, यानी किस रूप में लाभ को बांटा जाएगा, यानी कि अनुपात यदि उन्होंने कर लिया है कि चलो तुमको 3 हिस्सा दिया जाएगा, तुमको 2 हिस्सा दिया जाएगा, तुमको 1 हिस्सा दिया जाएगा, 3 साझेदार हैं, अगर उन्होंने 3-2-1 का अनुपात बना लिया कि आपको 3 हिस्सा, आपको 2 हिस्सा, आपको 1 हिस्सा मिलेगा, तो समझौता कर लिया तो ठीक है, लिखित रूप में या मौखिक रूप में समझौता कर लिया तो ठीक है। यदि समझौता नहीं किया है तब क्या होगा, ये अधिनियम 1932 कहती है कि वहां पर फिर इनको लाभ, अगर समझौता नहीं किया तो फिर क्या होगा, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा, मतलब बराबर बराबर दिया जाएगा। समझौता किया ठीक है, समझौता किया होगा तो जितना समझौता किया उस अनुसार लाभ मिलेगा। यदि समझौता नहीं किया है लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो फिर वहां पर लाभ हानि का बंटवारा इनका बराबर बराबर होगा। फिर लिखा है पूंजी पर ब्याज। यदि पूंजी पर ब्याज देने के लिए साझेदारों ने आपस में समझौता कर लिया है कि 5%, 10%, जितने भी हमने पूंजी लगाई उसका 5%, 10%, 6% हमको क्या किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज हम लगाएंगे। यदि समझौता कर लिया ठीक है, नहीं किया तब क्या होगा, तब कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। अधिनियम 1932 के अनुसार पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि समझौता नहीं किया है तो। किया है तो जितना समझौता किया उतने से मिलेगा, नहीं किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लिखा अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है, यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है तो वह उस अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी, मतलब ये ऋण की बात कर रहा है कि यदि किसी साझेदार ने ऋण दिया है, व्यापार को ऋण के रूप में पैसा दिया है, पूंजी की बात नहीं है, ऋण की बात है, यदि उसने कुछ पैसा ऋण के रूप में लगा दिया है तो उस ऋण पर उसको 6% से ब्याज दिया जाएगा। यदि समझौता किया है, मान लीजिए कि इन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि 12% मिलेगा, तब तो ठीक है, 12% से उसको ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। मगर अगर समझौता नहीं किया तो फिर 6%, 1932 कहता है कि 6% से ही ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स था, मैंने आपको बताया कि यदि समझौता करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर 1932 के नियम लागू हो जाएंगे और हम इनके सवालों को देखेंगे। वहां पर आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। आपको वो पूछेगा कि साझेदारी संलेख नहीं है तो बताइए इनका क्या किया जाएगा, तो फिर हमको वहां पर बताना पड़ेगा कि इनके बीच में साझेदारी संलेख नहीं है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इनको कोई भी वेतन, उनके बीच में मतभेद होगा, उन मतभेद का आपको निराकरण करना होगा, सवाल पूछेगा वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर साझेदारी संलेख के अभाव में हमने कुछ नियमों को देखा। ठीक है, फिर ये साझेदारी संलेख का आपको ये महत्व के विषय में बता रहा है कि साझेदारी संलेख का महत्व क्या है। तो समस्त साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा, इसमें लिखा जाता है साझेदारी संलेख में। क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज व आहरण पर ब्याज लिया व दिया जाएगा या किस दर पे दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। क्या साझेदारों को व्यापार संचालन की स्थिति में वेतन या कमीशन दिया जाएगा तथा कितना दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व क्या होंगे। फर्म के बैंक खाते के संचालन करने का अधिकार किस किस साझेदार को होगा।
प्रत्येक साझेदार के आहरण की सीमा क्या होगी, साझेदारों के परस्पर विवाद होने पर उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। तो ये साझेदारी के कुछ महत्व दिए गए कि इन पर समझौता हो जाता है तो फिर वहां पर आसानी से निपटारा हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में यदि कोई मतभेद होगा तो फिर उस जो इन्होंने समझौते किए उस समझौते के अनुसार से अपना निपटारा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें अभी जो पहला जो चैप्टर जो है आधारभूत में है उसमें हमको सवाल किसके देखने को मिलेंगे। तो आपको अधिकतर आप देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को आपको बोलेगा। तो ये लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट दिया हुआ। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, तो आप नाम से देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि जो लाभ हो गया उसका बंटवारा किसमें बंटवारा होगा, मालिकों के बीच में बंटवारा। ठीक है, तो हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, हमारे लिए मुख्य किसी व्यापार के लिए मुख्य क्या होता है, मुख्य जो खाता कौन सा होता है, यानी कि अंतिम खाते जो होते हैं, अंतिम खाते में व्यापार लाभ हानि खाता और चिट्ठा। व्यापार लाभ हानि खाते से क्या निकलता है, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ मतलब कि जो एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय कितना लाभ प्राप्त कर रही है, हानि हो रहा है, वो वहां से निकल कर आता है। फिर उस लाभ को क्या किया जाता है, उसका बंटवारा किया जाता है मालिक में। तो वही यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम साझेदारी पढ़ रहे हैं। सवाल आपको क्या बताएगा, आपको लाभ दे दिया रहेगा उस वर्ष का और वो बोलेगा क्या कीजिए, आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, मतलब कि मालिकों में जो लाभ हो रहा है उसका बंटवारा कीजिए। अब ये बंटवारा कैसे करते हैं, तो लाभ को बताएंगे, यानी लाभ कितना हुआ, फिर उसके बाद इनको जो जो दिया जाएगा, मतलब पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन, ठीक है, ऋण पर ब्याज, क्योंकि ये सभी को मालिकों को प्राप्त हो इसलिए इस खाते में आ रहा है। ठीक है, ये नियोजन है, ये सभी क्या है, नियोजन एप्रोप्रिएशन है, ये सब चार्ज नहीं है। जितने भी चार्जेस होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो लाभ हानि खाते में जाती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है, हम इसी फॉर्मेट के अनुसार लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। मैं सवाल के माध्यम से इसको समझाऊंगा, मैं अभी आपको बस ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। और उसी तरह आपको देखने को और मिलेगा, और पूंजी खाता आपको बनाने के बोलेगा। ठीक है, तो साझेदारों की पूंजी खाता आपको बनाने बोलेगा। हम जानते हैं कि पूंजी खाता दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्थिर पद्धति में और एक होता है परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और एक होता है स्थिर पूंजी पद्धति। अब ये क्या होता है, ठीक ना, तो स्थिर पूंजी पद्धति मतलब कि इस विधि में हमारी जो पूंजी होती है, मतलब पूंजी जो मालिकों ने लगाई, जो सदस्यों ने लगाई, वो क्या होता है कि वो स्थिर रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। हम यहाँ पास पूंजी खाता बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, वो स्थिर रहेगी। मतलब जितना उन्होंने पूंजी के रूप में पैसा लगाया उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, वो स्थिर रहेगी। ठीक है, तो स्थिर विधि में दो खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता और उसी के नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब साझेदारों का चालू खाता। पूंजी खाता इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, अल्टरेशन नहीं करना है, हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। पूंजी जो होगी हमारी स्थिर होगी, एक बार पूंजी लिखेंगे और उसको फिर इधर शेष बता दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी बदलाव होंगे, जितने भी कमी या बेसी, जोड़ घटाव जो भी होगा वो कहां से होगा, चालू खाते से होगा। इसलिए इसको बोला जाता है स्थिर पूंजी पद्धति। ठीक है, और हम सवाल में देखेंगे इसको किस तरह उसमें बदलाव होते हैं। तो ये दो प्रकार के पूंजी खाते, एक स्थिर पूंजी पद्धति जहां पास दो खाते बनाए जाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता बनाया जाएगा। और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक ही खाता बनेगा, पूंजी खाता, और पूरे बदलाव अल्टरेशन जो भी हैं वो इसी से होंगे। वहां पर इसमें पूंजी स्थिर नहीं रहेगी। पूंजी में आप देखेंगे पूंजी शेष बताएंगे, ऊपर बताएंगे पूंजी, फिर उसके बाद उसमें यहाँ पास जो जो बदलाव होते जाएंगे, कोई लाभ होगा तो जोड़ देंगे, सैलरी वेतन जो भी इनको प्राप्त होगा जोड़ दिया जाएगा, और जो भी ये पैसे निकालेंगे वो इससे घटा दिया जाएगा। तो पूरे बदलाव इस पूंजी खाते में होंगे। इसमें क्या था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, पूंजी खाते में कोई भी बदलाव नहीं, जो भी बदलाव होगा वो चालू खाते से होगा। मगर इसमें क्या होगा, इसमें पूरे अल्टरेशन जो है वो पूंजी खाते से ही हो जाएंगे। तो हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखा। ये हमारा पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझ आया होगा। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थे वो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझा दी है। हमारा इसमें
जो मेन था वो हमारा ये था कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम 1932, जो जब हम किसी पर समझौता नहीं करते तो वहाँ पास 1932 लागू होने लगता है। और 1932 क्या बोलता है वो हमारा यहाँ पास मेन था, क्योंकि सवाल में हमको यहाँ पास बताया जाएगा। तो आगे भी मैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट को मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। इसके हम प्रैक्टिकल पार्ट को चालू करेंगे। जो इनके सवाल है एनसीईआरटी बुक से है, ठीक ना। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी बुक से ही सब सवाल को लूँगा और हम धीरे धीरे उसके सवालों को बनाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस है और एग्ज़ाम में भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। यदि कोई आपको सवाल समझ नहीं आता है, बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके बताएं, मैं उस सवाल को ज़रूर हल करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।